हेलो दोस्तों, फैक्ट भाई यार। और इस बॉय बैंड को कौन नहीं जानता, पर शायद ही किसी को पता होगा कि ये ग्रुप हमेशा से ही ग्रुप नहीं बल्कि टुकड़ों में बटे हुए 5 हिस्से थे, जिनकी शुरुआत ही रिजेक्शन से हुई। लेकिन रिजेक्शन का तमाचा अगर हिस्ट्री में किसी ने सबसे जोर से खाया है तो वो है मेटल म्यूजिक में रिवॉल्यूशन लाने वाले बैंड वेनम, जिन्हें रिजेक्ट करने के लिए EMI रिकॉर्ड ने सारी क्रिएटिविटी निचोड़ दी। आप खुद ही देख लो। और इनके रिजेक्शन का रीजन EMI रिकॉर्ड के पास ऑलरेडी एक बैंड था जो उनकी तिजोरी भर रहा था, तो उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि आपको ये जानने की जरूरत है कि BTS, जिनके कॉन्सर्ट टिकट्स को बिकने के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही काफी हैं, वो भी रिजेक्ट हुए थे। अब आप खुद सोच लो, BTS जैसा इंटरनेशनली फेम्ड बैंड रिजेक्ट हो सकता है, तो एक नॉट सो नोन इंग्लिश, बोले तो हिंदी प्लस इंग्लिश गाने वाला साउथ एशियन अकेपेला ग्रुप पेन मसाला रिजेक्ट हुआ होगा या नहीं? अगर आपको भी 1D2 BTS एंड पेन मसाला की कहानी को अच्छे से समझना है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वन डायरेक्शन। आज है तो कल नहीं होगा को अगर किसी ने परफेक्टली इलस्ट्रेट किया है तो वो है 1D का नाइट चेंजेस सॉन्ग। And not just this, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles and Louis Tomlinson का बनाया हुआ ये ग्रुप हमेशा ही हर सॉन्ग से हमारा दिल जीतता है। बट क्या आपको पता है, ये ग्रुप हमेशा से ही ग्रुप नहीं बल्कि टुकड़े में बटे हुए चट्टे बट्टे थे। साल 2010 में सबने सोलो ऑडिशंस दिए ब्रिटिश टेलीवाइज सिंगिंग कॉम्पिटिशन द एक्स फैक्टर, एंड बिलीव इट और नॉट, सबके सब रिजेक्ट हो गए थे। बट निकोल शेजिंगर एंड साइमन कॉवेल को विचार आया, उन्होंने सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, 1D नाम दिया एंड एक ग्रुप फॉर्म किया। कॉवेल ने बताया कि सबको एक साथ जोड़ने में उनको बस 10 मिनट ही लगे। फर्स्ट कंटेस्टेंट हॉरन था, स्टाइल जोड़ने के लिए स्टाइल्स एंड टॉमिल्सन को लाया, चार्म एंड वोकल्स के लिए पेन एंड मलिक को, और इस तरह से ये ग्रुप टैलेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड बना एंड वो मिलके कंपटीशन में 3rd प्लेस पे आए। एंड कॉवेल ने पूरे ग्रुप को $2 मिलियन ऑफर करके साइको रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बाद तो क्या था, वन डायरेक्शन को अपना डायरेक्शन मिल चुका था। उनको इतनी सक्सेस मिली कि उन्होंने करीबन 200 जितने अवार्ड्स जीते। साल 2015 और 16 में वो फोर्ब्स में टॉप 5 बैंड्स में आए एंड साल 2020 तक बैंड ने वर्ल्ड वाइड टोटल 70 मिलियन रिकॉर्ड सेल कर दिए थे। नंबर 2, द बीटल्स। 1960 से लेकर अब तक अगर किसी बैंड ने म्यूजिक के हर प्रकार के बीट्स पे बीट किया है तो वो है द बीटल्स। 1960 में बने इस इंग्लिश रॉक बैंड में सिंगर्स लाइक जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन एंड रिंगो स्टार शामिल हैं, और उन सब ने क्लासिकल म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल पॉप से शुरुआत की। फिर उन्होंने स्टाइल बदलते हुए बलाड से लेकर इंडियन म्यूजिक, साइकेडेलिया एंड हार्ड रॉक तक सब ट्राई किया अपने फैंस के दिल जीतने के लिए एंड टू बिकम व्हाट दे आर टुडे। बट यू नो व्हाट, यही वो बैंड था जो एक वक्त पे रिजेक्शन फेज से गुजरा था। यस, इनको आज जो सक्सेस मिली है वो उन्हें थाली में सीधे सीधे नहीं परोस के दी गई है। पॉल एंडरकॉट का कहना है कि म्यूजिक हेरिटेज लंदन के हेड जॉर्ज हैरिसन ने उन सबको यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप डेका लेवल्स में साइन करने के लिए काफी मदद की थी, although तब वो खुद रिकॉर्ड लेवल में साइन होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वन ऑफ द बिग 4 रिकॉर्ड कंपनीज इलेक्ट्रिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उर्फ EMI, जिसने उनको साइन किया, उन्होंने भी शुरुआत में बीटल्स को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उनके मैनेजर ब्रायन एप्स्टीन ने काफी मेहनत की थी EMI एंड डेका रिकॉर्ड्स को मनाने एंड उनको वहां पहुंचाने के लिए जहां वो आ जाएं। एंड उसके बाद जाके जनवरी 1, 1962 को बीटल्स को वेस्ट हैम्पस्टीड ऑडिशंस में एंट्री मिली, जहां उन्होंने 15 सॉन्ग्स लगातार गाए। बट उसके बावजूद भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर का कहना था कि जल्द गिटार लेड बैंड की डिमांड घट जाएगी, सो वहां उनका सिलेक्शन करके कोई फायदा नहीं। बट एज वी नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि बीटल्स को एक मौका और मिला एंड EMI के एक पार्ट पार्लोफोन ने उन्हें 1962 में सिलेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो सॉन्ग गाते गए एंड सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए। नंबर 3, BTS। ना, ये यहाँ बात जंग पर जाने वाली आर्मी की नहीं, वर्ल्ड फेमस बॉय बैंड BTS के गाने गुनगुनाने वाली आर्मी की हो रही है, जो ये बात तो जानते हैं कि BTS ने हॉलीवुड में फ्री पॉप कॉन्सर्ट करने से लेकर वन डॉम में 7 मेंबर्स के एक साथ रहने तक का मुश्किल समय बिताया है, पर उन्होंने ना कभी खुद हार मानी और ना अपने फैंस को निराश किया। शायद इसीलिए आज वो दुनिया के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि दुनिया के कोने कोने में 25 गिनीज रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले इन सिंगर्स को हर कोई जानता है। हालांकि जैसा भी मैंने बताया, ये सफर मुश्किल था और इसी सफर में BTS को कई रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा था, जैसे पार्क म्योंग सू, साउथ कोरियन
होस्ट एंड सिंगर जो साउथ कोरिया के टेलीविजन और म्यूजिक इंडस्ट्री के 1990 से पार्ट रहे थे और कई आइडल से मिल चुके थे, उन्होंने बीटीएस को रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, कुछ ऐसा था कि 2014 में यानी बीटीएस के 2013 में शुरू होने के कुछ समय बाद ही पाक मियोंग सू की मुलाकात बीटीएस से एयरपोर्ट बाथरूम में हुई थी, जहां बीटीएस ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप को उनका फैन बताया था और फिर उनके साथ एक फोटो लेने की बात कह दी थी। लेकिन क्योंकि बीटीएस ये नाम उस वक्त इतना फेमस नहीं था, पाक मियोंग सू ने डायरेक्टली बीटीएस को मना कर दिया और वो इस बात को भूल भी गए। हालांकि किस्मत ने 2018 में बीटीएस और पाक मियोंग सू को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बार तब जब बीटीएस पूरी दुनिया को अपने लव योरसेल्फ एल्बम का दीवाना बना चुका था और उसकी सक्सेस पाक मियोंग सू की नजर में भी आई थी। इसीलिए 2018 में जब वो दोबारा बीटीएस से एयरपोर्ट बाथरूम में मिले और बीटीएस ने एक बार फिर उनके साथ फोटो लेने की इच्छा जाहिर की तो वो फौरन मान गए। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो उनसे उनका नंबर लेना भूल गए, पर फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि ये बहुत लकी थे जिन्हें अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिला। और बीटीएस की हम्बलनेस देखो, हर साल साउथ कोरिया की इकोनॉमी में $5 बिलियन यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए ऐड करवाने वाले स्टार्स ने एक बार भी पाक मियोंग सू को उनकी गलती याद नहीं दिलाई। नंबर 4, AC/DC। अब बात करते हैं उस बैंड की जिसके गाने यूएस मिलिट्री लोगों को टॉर्चर करने के लिए यूज करती थी। जी हाँ, टॉर्चर। 1989 में AC/DC के हेल्स बेल्स को 2 दिन तक फुल हाई वॉल्यूम में बजाकर पनामा के डिक्टेटर जनरल मैनुअल नोरेजिया से यूएस मिलिट्री ने सरेंडर करवाया था। पर इस लिस्ट के हर बैंड की तरह इनका सफर टू सक्सेस भी आसान नहीं था। इन्होंने भी शुरुआत में कई पापड़ बेले थे। हालांकि इनका असली टेस्ट 1980 को बैंड के लीड सिंगर बॉन स्कॉट की मौत के बाद शुरू हुआ, जब AC/DC के बाकी मेंबर्स इतने दुखी हो गए कि डिसबैंडिंग के बारे में सोचने लगे। पर फिर उन्होंने बॉन को ट्रिब्यूट देने की खातिर डिसबैंडिंग के प्लान को त्याग दिया और बैंड को कंटिन्यू किया। लेकिन मुश्किल अब भी उनके साथ थी। एक नई शुरुआत करने के लिए उन्हें चाहिए था एक नया लीड सिंगर और यही एंट्री हुई ब्रायन जॉनसन की, जो कभी ब्रिटिश रॉक एंड जॉडी के मेंबर थे। हालांकि ब्रायन ने AC/DC के ऑफर को ठुकरा दिया, पहले इसलिए क्योंकि AC/DC ने बिना अपनी पहचान रिवील किए उन्हें लंदन आकर ऑडिशन देने के लिए कहा था, और दूसरी बार इसलिए क्योंकि वो उस वक्त 32 साल के थे, जिससे उन्हें लगा कि AC/DC को उनमें क्यों इंटरेस्ट होगा। पर शायद AC/DC ने ठान लिया था कि ब्रायन ही उनके लीड सिंगर बनेंगे। तभी तो कई सारे जुगाड़ भिड़ाकर फाइनली 1 अप्रैल 1980 को उन्हें अपना लीड सिंगर बना लिया और फिर एक के बाद एक ये अपने ये रिकॉर्ड्स तोड़ते गए। नंबर 5, लिंकिन पार्क। साल 2014 में द बिगेस्ट रॉक बैंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ का खिताब पाने वाला बैंड लिंकिन पार्क डेब्यू होने के पहले 44 टाइम्स रिजेक्ट हुआ था। इनफैक्ट वार्नर ब्रदर्स, जिनके अंडर अभी ये लोग हैं, उन्होंने भी इस बैंड को 3 बार रिजेक्ट किया था। पर क्यों इन्हें बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था? एंड एट लास्ट कैसे हुआ इनका सिलेक्शन? वे लिंकिन ने अपना बैंड जीरो नाम के साथ शुरू किया था एंड उन्होंने अपने पैशन के चलते सब जगह ऑडिशंस देने शुरू किए, जहां उनका म्यूजिक फर्स्ट क्लास था, साइड सिंगर्स फर्स्ट क्लास, बट स्टिल कुछ मिसिंग था, जिसकी वजह से वो 44 टाइम्स रिजेक्ट हो चुके थे। और इतने रिजेक्शंस के बाद सबको समझ आ गया था कि उन्हें एक चेंज की जरूरत है, और इस केस में उनकी मदद की अटॉर्नी स्कॉट हैरिंगटन ने। स्कॉट ने बैंड को सजेस्ट किया कि वो ग्रेट डेज बैंड से चेस्टर को अपने बैंड का लीड सिंगर बनाएं, क्योंकि उनके बैंड में वोकल्स की कमी थी। बैंड को आइडिया पसंद आया, उन्होंने चेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया और चेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी पसंद आई। उसने अपनी ही बर्थडे पार्टी को मिस करके पूरी रात एक डेमो टेप तैयार किया। वो डेमो इतना आइकॉनिक, जेन्युइन, वल्नरेबल, अर्जेंट, ब्यूटीफुली एंड हिट था कि बिना लिरिक्स के सिर्फ चेस्टर की वॉइस में भी मानो एक कहानी छुपी हुई हो। एंड चेस्टर वाज सिलेक्टेड। फिर एक बार ग्रुप का नाम बदला विद द नेम हाइब्रिड थ्योरी। सबने इस नए नाम के साथ ऑडिशंस दिए और इस बार पप्पू बैंड पास हो गया। वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें सिलेक्ट किया एंड हाइब्रिड थ्योरी हाइब्रिड बैंड की जैसा साउंड कर रहा था, इसीलिए उन्होंने दोबारा ग्रुप का नाम बदला एंड ऐसे इनको लिंकिन पार्क नाम मिला। जिसके बाद इन्होंने कितना तहलका मचाया अपने गानों से, उससे तो मैं और आप हम दोनों वाकिफ हैं। बट वाई ओनली इंटरनेशनल बैंड्स, वाई नॉट इंडियन? वेल, बैंड तो काफी हैं, लाइक सनम, व्हेन चाय में टोस्ट, इंडियन ओशन, परिक्रमा वगैरह वगैरह। इनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, सुनते हैं, पर इन बैंड्स ने ऑफिशियली कभी किसी रिकॉर्ड्स में अपना नाम नहीं रजिस्टर कराया, और जिन्होंने कराया है उन्हें बस अपने गानों को वर्ल्ड के सामने
लाया है। उसके पीछे के स्ट्रगल एंड रिजेक्शन को नहीं, लाइक पेन मसाला जिन्होंने अपने गाने एल्बम सबके सामने लाए, पर उसको लाने के पीछे की कहानी और रिजेक्शंस को हमेशा दुनिया से छुपाया है। अब फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि बीइंग अ बैंड आप काफी सारे लोगों के इन्फ्लुएंसर्स हो, सो जब आप उन्हें सक्सेस दिखाते हो तो उन्हें रिजेक्शन से भी वाकिफ करवाओ, नहीं तो जैसे कि हमने सुशांत सिंह की मूवी छिछोरे में देखा था वैसा ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आज की जनरेशन जब कोई कहानी शुरू करे, कोई करियर बनाए, तब वो फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस सब जाने। आपकी इस विषय पर क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।